हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आनंद। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ था लेक्चरर केमिस्ट्री का थ्रू एसपीएससी। तो ये रिसेंटली कंडक्ट हुआ था 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 2024 में। इसमें टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं वो हैं 50। उसमें से 40 जो है वो केमिस्ट्री के हैं, मेजर सब्जेक्ट के, और जो 10 एमसीक्यूज़ हैं वो इंग्लिश के हैं। तो इन्होंने पहले जो है वो इंग्लिश पोर्शन रखा है, तो उसके हम 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम केमिस्ट्री के 40 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये आपको केयरफुली पढ़ लेनी है कि किस तरह आपको पेपर को हैंडल करना है। हम जो है वो क्वेश्चन पेपर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाय द स्ट्रोक ऑफ लक द ट्रूप्स डैश अवॉइडिंग अ कर्शिंग डैश। सो बाय द स्ट्रोक ऑफ लक द ट्रूप्स प्रेवेल्ड अवॉइडिंग अ कर्शिंग डिफीट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ इक्विटेंस। सिनोनियम ऑफ इक्विटेंस जो है वो है फेमिलियरिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटोनियम ऑफ इलेजरी। इलेजरी का जो एंटोनियम है वो है रियल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 है विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट मीन। विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है ग्रेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इज द हार्मोनी एब्रेशन फॉर अशरफ हैज डैश मोर स्ट्रेन एंड एंजाइटी देन एनी अमंग अस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, अंडरगॉन। Select the word or phrase which is closest to the opposite in the meaning of the underlined word or phrase. The word media has tended to focus far more upon occasional harmony than on our spectral achievement. तो हमें जो है वो underline word harmony है उसका जो है closest to the opposite जो है वो देखना है। तो इसका correct option जो है वो B है, discord. नेक्स्ट क्वेश्चन है seamstress is a woman who for a living। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 7 का वो है बी, स्विस क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 द किंग वॉज डिटरमाइंड टू द लॉ। तो इनफोर्स, द किंग वॉज डिटरमाइंड टू इनफोर्स द लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द करेक्ट वॉइस चेंज कुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, कुड आई बी हेल्प्ड प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जो इसका बनेगा वो है द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये था इंग्लिश का पोर्शन, बहुत ही टिपिकल पोर्शन था, तो बहुत ही टिपिकल एमसीक्यू से। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है कि इन द आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की, हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो कह रहा है कि आई आर स्पेक्ट्रम में ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ शोज द स्टेक शेप बैंड शो करता है एट द रेंज ऑफ। तो उसकी रेंज क्या होगी जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 1600 टू 1700 होती है, और 1800 तक भी जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 1710 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टाटोमेरिज्म। ये आइसोमर्स में हमने डिफरेंट टाइप पढ़े थे, टाटोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमर, इस तरह। तो इसमें क्या है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो टाटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। टाटोमेरिज्म में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो फर्स्ट एटम से थर्ड एटम की तरफ मूव करता है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे ये वाला जो प्रोटॉन है ये यहाँ पे आता है थर्ड,
1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे आता है। इस प्रोसेस को हम टाटोमेरिज्म बोलते हैं। ये दोनों आइसोमर हैं, ठीक है। बाकी ये रिएक्शंस हैं अमोनिया का और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो ये नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच सब्सटेंस आर सिंथेसाइज व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रिएक्ट विथ CFC। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड दे रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये सिंपली रिएक्शन होता है कि जब मतलब कि हमारे पास जो तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, CFCl3, ठीक है, CFCl3। अब जब इस पे यूवी लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि एक ये है ना बन जाता है CFCl2, ठीक है, CFCl2 बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बनेगा, ठीक है। Cl2 हो गया और CF, एक क्लोरीन जो है वो निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, एंटी एलर्जिक मेडिसन आर आल्सो कॉल्ड एंटीहिस्टामिन्स। द हिस्टामिन इज अ केमिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द, तो हिस्टामिन जो है वो किस केमिकल है वो प्रोड्यूस होता है बॉडी में, किस वजह से, तो ये होता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जब डी कार्बोक्सिलेशन अमाइनो एसिड की होती है तो हिस्टामिन जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ मूव करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी डिस्क्राइब। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है वो डिस्क्राइब करते हैं दैट यूरिया इज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, और इफ इट रिएक्ट विथ अमोनिया देन इट एक्ट एज, जब वो अमोनिया के साथ जो है रिएक्ट करता है तो वो एक्ट एक्ट एज क्या करता है, तो वो एक्ट करता है एज अ एसिड एंड फॉर्म। जब एसिड की एक्ट करता है और फॉर्मेशन होती है इस कंपाउंड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16। इसमें कह रहा है कि इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस द प्रिंसिपल यूज्ड इज। अब क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इसमें जनरल पूछा है। अगर ये पूछता कि जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफिक में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, कि पर्टिकुलर अगर पूछता तो वहाँ पे होता है एड्सॉर्प्शन। लेकिन इसने जनरली पूछा है कि क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस का प्रिंसिपल कौन सा है, तो जनरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमेटोग्राफी में। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी है तो उसमें कौन सा, तो हम एड्सॉर्प्शन करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे जो सुइटेबल आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। उसमें ये कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ये एक सिंपल न्यूमेरिकल है। 30 grams of acetic acid react with the excess of ethyl alcohol to form 40 grams of ethyl acetate during esterification, then percentage yield of ester is। परसेंटेज यील्ड निकालनी है, ईस्टिफिकेशन रिएक्शन है, सिंपल है। हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, रफ पेज में, वहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं। वेरी सिंपल जो है वो नॉमेरिकल है। तो यहाँ पे हम जो है वो इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। देखें, CH3 COOH, ये है एसिटिक एसिड। ये जब रिएक्शन करता है इथाइल अल्कोहल के साथ C2H5OH, तो हमारे पास जो है वो ईस्टर बनता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। CH3 COO CH2H5, ठीक है, CH3COO ठीक है। तो ये ईस्टर बनता है और प्लस में वाटर बनता है। तो ये कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है वो प्रोड्यूस करता है 40 ग्राम इथाइल अल्कोहल की जो है एक्सेस है। तो इसका जो एटॉम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 होता है, इथाइल अल्कोहल का जो है वो 40 है,
जबकि जो ईस्टर है, ये हमारे पास इथाइल एसीटेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है आप निकाल सकते हैं 88 है। अब इसमें हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, तो इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स का आपका फ़ॉर्मूला पता है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आप प्रॉब्लम में देखेंगे तो इसका जो गिवन मास है वो है 30, इसका 30 डिवाइड करेंगे आप 60 से, तो इसका आंसर आएगा 0.5, 0.5 मोल। 0.5 मोल जो है एसिटिक एसिड है, इसके मतलब वो है। तो अब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक हम देखें तो एसिटिक एसिड का 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इथाइल एसीटेट का 1 मोल। तो 0.5 मोल भी कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.5 मोल ही प्रोड्यूस करेगा। तो जब हम इसका मास निकालेंगे तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 88, तो कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी थ्योरेटिकल यील्ड है, केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो 44 ग्राम जो है वो होती है प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमें जो प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि आपको जो है वो परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो आपको पता है परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल यील्ड हमें गिवन है 40 है। प्रॉब्लम में देख सकते हैं 30 ग्राम 40 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रैक्टिकली 40 है। और जो थ्योरेटिकल जो हम यील्ड हमें निकाली है वो कितनी है, 44। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 90.9। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 90.9% जो है वो आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 90.9 जो है वो कहीं ऑप्शन है, तो 90.9 इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18, द साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस की मदद से मतलब कौन सा सॉल्ट बनता है नीचे गिवन ऑप्शन में, तो हम देख लेते। जब हमारे पास मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ NH4 NH4OH। ठीक है, रिएक्शन करता है जब कार्बोनिक एसिड थे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब H2CO3 जब कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास NH4 होल ब्रैकेट 2 CO3 बनता है। तो इसमें जो इसमें ये गिवन ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ये, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, और जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 ये भी वीक एसिड है। तो ये दोनों जब वीक एसिड बनते हैं तो ये साल्ट बनता है। बाकी में आप देखेंगे ना तो वो वीक एसिड और वीक बेस का पेयर नहीं होगा, उसमें अगर वीक एक वीक है तो एक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19, ओनली वन पेयर ऑफ लिक्विड, ओनली one pair of liquid in the following set of solution does not obey the Raoult's law identified। आपको पता है कि जो राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ जो ओबे करता है वो करता है आइडियल सॉल्यूशन पे। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं तो उस पे राउट्स लॉ जो है वो ओबे नहीं करता। तो इसमें जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा,
क्योंकि जो ए में मिथेनॉल एंड इथेनॉल जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि बेंजीन और टोलिन भी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, और एन हेक्सेन एंड ऑक्टेन भी आइडियल, जबकि प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते। जब आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते तो राउट्स लॉ पे ओबे नहीं करता, तो डज नॉट ओबे द राउट्स लॉ, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉन आइडियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज इज 60%। ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज जो है वो 60% वेट बाय वेट है, एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल, देन इट्स मोलरिटी इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। हम रफ पेज पे इसको कर लेते हैं डिस्कस। तो इसको हम रफ पेज की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब देखें कि जो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका कितना है, 60%। 60% जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल 60, इसका मतलब है कि 60% मतलब 100 में 60% होता है, तो ये 60 ग्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, तो 60% है तो 40% उसमें कोई सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो 40% हम क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं कि 40% तो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर प्रेजेंट है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 40 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा, सॉरी, ये 40 ग्राम हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, 100 ग्राम। टोटल इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, 60 है इथाइलिन ग्लाइकोल का। डिवाइड हम करेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो अराउंड अबाउट 62.07 होता है। कितना, 62.07, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.97, 0.97 ये मोल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो हम मोलरिटी का फार्मूला यूज़ करके, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है यहाँ पे N डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। तो N कितना है, N हमारे पास है 0.97, ठीक है, 0.97 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट 40 ग्राम है। 40 ग्राम को जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि किलोग्राम में लेना है, तो जब आप किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे, 40 ग्राम सॉल्वेंट 40 ग्राम है, उसको अब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.04। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 24.2। 24.2 जो है इसकी नॉर्मलिटी, सॉरी मोलरिटी आएगी, ठीक है। तो आप देखें कि इसमें कौन सा ऑप्शन है 24.2। तो इसमें हमारे पास ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 24.2। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, तो टिपिकल क्वेश्चन पेपर है, तो सिंपल है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट देखना है, तो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21। इसमें कह रहा है कि गिवन रिएक्शन द गिवन रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास गिवन जो रिएक्शन है वो है एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल। तो इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसका जो भी आपको पता है, जो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, जो भी सारे जो हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होते हैं, वो जो है किस आर्डर को फॉलो करते हैं, वो ज़ीरो आर्डर को फॉलो करते हैं।
जितने भी सारे आपके सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो ये है ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इस तरह आप देखें कि मैं एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इस तरह ये सिंपल है। अगर आपको मतलब आ जाए कि सनलाइट की प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो आप आंख बंद करके ज़ीरो ऑर्डर पे जो है वो टिक कर सकते हैं, और यही सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22। ये कह रहा है कि द कोलेस्ट्रोल बेंजोइट इज़, जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोइट है वो क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल जो बेंजोइट है वो एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल है कोलेस्ट्रॉल एंड बेंजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हीलियम गैस इफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब। हीलियम गैस इफ्यूज होती है 10 डेसीमीटर क्यूब वेसल से इन 5 सेकेंड। इफ्यूजन प्रोसेस होता है या डिफ्यूजन इफ्यूजन। तो 10 सेकेंड में 10 डी एम क्यूब वेसल से 5 सेकेंड में हीलियम गैस डिफ्यूज होती है। द टाइम फॉर इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन from the same hole of 10 dm cube will be 5 सेकेंड। 10 dm क्यूब वेसल से 5 सेकेंड में जो है वो हीलियम गैस इफ्यूज़ होती है, तो ऑक्सीजन गैस को सेम होल से इफ्यूज़ होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें मालूम करना है। तो ये भी एक सिंपल न्यूमेरिकल है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसको भी हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और वहाँ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है V1 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय V2, और यहाँ पे आएगा मास मास ऑफ सेकेंड गैस और मास ऑफ फर्स्ट गैस। ये है फार्मूला। ये पूरा जो फार्मूला है ये है, इससे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। V1 की जो वैल्यू है, V1 की वैल्यू क्या है, हमें 10 गिवन है। वॉल्यूम कितना है, 10 डी एम क्यूब है V1, डिवाइडेड बाय जो T1 है वो कितना है, 5 सेकेंड है। ठीक है, और जो T2 है वो हमें मालूम करना है ऑक्सीजन गैस का, T2 सेकेंड गैस का, और V2 भी सेम है 10 डी एम क्यूब। तो इसका जो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, O2 32 डिवाइडेड बाय जो हीलियम का मास होता है वो होता है 4। अब सिंपल है, इसको हम क्या करें, ये जो 10 है वो 10 से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल। 4 को जब हम 32 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि T2 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे हमारे पास 8। जब आप 8 का अंडर रूट लेते हैं तो इसका जो ये हो जाएगा तकरीबन 2.8। 8 का अंडर रूट जो है वो 2.8 आएगा। ठीक है, अब 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो T2 इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड आएगा। तो हीलियम गैस जो है वो 5 सेकेंड में हो रही है सेम होल से, और ऑक्सीजन गैस के लिए 14 सेकेंड रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो ये आंसर है हमारे पास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 14.1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। 24। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर
and its dipole moment is 5.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो हमारे पास जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 24 का वो है बी। क्योंकि आप सिंपल जो है वो देख सकते हैं कि जो ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नॉन पोलर है, जबकि CCl4 भी नॉन पोलर है, CH4 भी नॉन पोलर। तो ये सिंपल है, ट्रिक थोड़ा ट्रिकी है। आप अपना माइंड यूज़ करेंगे तो आप सिंपल कर सकते हैं बी, क्योंकि वो सारे नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का ही होगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट उसका होता है जो पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। द कोऑर्डिनेशन नंबर the coordination number and oxidation state of cobalt in the given complex uh, are respectively। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है और उसके बाद आपको जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको बतानी है। तो इसमें आप सिंपल है, ये जो C2O4, ठीक है, ये जो है ग्रुप, ये बाइडेंटेट है और इसके 3 जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, इस पे जो है ना चार्ज जो है ना वो होती है, तो ये बाइडेंटेट है तो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। एंड इस पे जो चार्ज होती है एक पे जो चार्ज होती है वो होती है -2, जबकि 2 हैं 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये -6 हो जाएगा। और सोडियम पे प्लस चार्ज होती है तो 4 सोडियम है, तो ये 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है। वेरी सिंपल MCQ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26। द मेटल आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, द मैग्नेटिक मोमेंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको माइंड में रख लेना है। द मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो ये आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके आप खुद देख लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो ये Fe+2 होता है, इसमें 4 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि Fe+3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कोबाल्ट+2 में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं। चार्ज पे कभी नहीं जाना, चार्ज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सब में जो है 3 होते हैं। तो इसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। द एफ इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल्स है इन SF6R, तो इसमें कौन सी जो है वो बॉन्ड एंगल्स होंगी? तो इसका भी एक आपको हम रफ पेज पे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम जो है वो कर लेते हैं। देखें, जो सल्फ़र होता है, ठीक है, इसमें 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। सही है, इसमें 2 फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं और 4 फ्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, इस तरह ये होता है SF6 मॉलिक्यूल। तो क्या होता है कि इसके जो बीच में 90 की एंगल होती है, ये भी 90 की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 की, ये 90 की, ये सारे 90 की एंगल्स हैं। और ये इक्वेटोरियल वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है 180 की होगी, क्योंकि यहाँ से 90 की, यहाँ से 90, तो ये हो जाएगी 180 की एंगल। मतलब ये हुआ कि तो इस तरह का कुछ शेप बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एंगल रहती है वो 180 डिग्री की होती है। तो हम सिंपल देख सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं 26 था। ठीक है, तो 20 सॉरी 27 था।
तो इसमें हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन डी है, 90 और 180, क्योंकि जो इक्वेटर पोजीशन है 90 और जो एक्सियल पोजीशन है 180, तो इसमें ये एंगल्स बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो D इज इक्वल टू Q के बराबर होती है, D इज इक्वल टू Q, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास स्पेक्ट्रम ऑफ H3Br इज करेक्ट, ठीक है। तो मिथाइल ब्रोमाइड है, इसमें कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ए है। इसके जो लास्ट टू पीक्स आर इक्वल साइज, जो मास अपन जेड रेशो होता है, मास अपन जेड रेशो जो को होता है वो होता है 94 एंड 96, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी मेयर्स ऑन, तो जो है हमारे पास जो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी हम मेजर करते हैं ग्वाय बैलेंस पे भी हम मेजर कर सकते हैं, और नेक्स्ट है फेराडे बैलेंस पे भी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड सी होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31, नेचुरल रबर कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो नेचुरल रबर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमर कौन सा जो कंसिस्ट करती है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, आइसोपेरिन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज द आइसोपेरिन जो होता है इसमें पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32 है, व्हाट इज इंडिकेटेड व्हेन अ केमिकल सेल्स वोल्टेज हैज़ ड्रॉप टू ज़ीरो, जब केमिकल सेल का वोल्टेज ज़ीरो तक आ जाता है तो उसका मतलब क्या, वो क्या इंडिकेट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है कि द सेल रिएक्शन हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव कर ली है सेल ने, ठीक है, सेल ने क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है और जो है वो ज़ीरो तक आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 33, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वेरी सिंपल एमसीक्यूज है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, सीएफटी से, द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG सेट्स इज डिनोटेड बाय वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है। यहाँ से जो है एमसीक्यूज है कि T2G से EG तक जो है वो गैप कितना होता है, एनर्जी गैप, तो ये जो है वो 10 DQ होता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 10 DQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए is 0.24 molar. If the rate constant is 8.1 into 10 is power minus 2, what is the concentration of A after 20 second? तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, ये भी हम रफ पेज पे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है। इसको हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला है कि 1/A माइनस 1/A0, ठीक है, और इज इक्वल टू KT, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इस ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास है रिमेनिंग, ठीक है। तो इसको हम जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं, 1/A, तो ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/A0 प्लस KT। तो सिंपल है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो 1/A की जो वैल्यू है हमारे पास है 0.24, आप देख सकते हैं 0.24 दी गई है, प्लस K की जो वैल्यू है वो 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है T वो 29 है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, ए की जो वैल्यू आती है
इसको आप सिंप्लीफाई बस इसको करना है, इसको डिवाइड करेंगे और ये प्लस माइनस करना है, तो इसके पास ए की जो वैल्यू आएगी वो 0.15 कंसंट्रेशन आ जाएगी सी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 0.15 ऑप्शन है। थर्टी फोर था, इसमें 0.14 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.14 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पॉलीमर विच सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। जब उसको हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, जब हाँ कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो इसमें हमारे पास कौन सा है, थर्मोप्लास्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी, थर्मोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कंपाउंड जेड एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 320 नैनोमीटर, जो है वो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है। उसके हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻³ मोल DM³ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड जेड गिव्स एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस कितनी देता है, 0.15 व्हेन प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन सेल ऑफ पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर। जो हमारे पास क्यूबिट है उसकी पाथ लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मोलर एक्सटेंशन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ जेड। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे रफ पेज पे। वेरी सिंपल है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, ए। ये निशानी है मोलर एब्जॉर्बिविटी की। ठीक है, सी कंसंट्रेशन, एल पाथ लेंथ। तो इसको जब हम हमें ये मोलर एब्जॉर्बिविटी ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सी एल है या मल्टीप्लाई पे हो रहे हैं वहाँ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ए हमें गिवन है 0.15, 0.15 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो है 1 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास जो टाइम, ये जो पाथ लेंथ है क्यूबिट की, वो हमें है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, क्योंकि वन वन मल्टीप्लाई बाय वन तो वन ही हो जाएगा, तो 0.15 को डिवाइड करेंगे 10⁻³ से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻+3, क्योंकि ये 3 माइनस हो रहा है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर हम इसको पॉइंट को डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, राइट तरफ ले जाएंगे और ये जो है 150 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो 150 हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें 150 ऑप्शन है 36। 36 का जो हमारे पास 150 ऑप्शन है डी। कौन सा है, डी। 150 मोल पर DM सेंटीमीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रिसीशन ऑफ डेटा। प्रिसीशन ऑफ डेटा के मतलब अबाउट कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज़ अ वेरिएबिलिटी अमंग रेप्लिकेट मेजरमेंट, यस। लो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कह रहा है कि लो स्टैंडर्ड डेविएशन विद इन मेजरमेंट व्हेन गुड प्रिसीजन, यस, ये भी सही है। इट रिफ्लेक्ट हाउ क्लोज द वैल्यू इन द सीरीज ऑफ रिजल्ट आर टू ईच अदर। हम देखते हैं प्रिसीजन में कितनी वैल्यूज क्लोज हैं, ये भी करेक्ट है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्टेन्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डिफरेंस बिटवीन ऑब्टेन्ड एंड ट्रू वैल्यू के डिफरेंस होते हैं उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, प्रिसीजन नहीं बोलते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बेस्ड ऑन द इक्वेशन बिलो
विच मेटल इज़ मोस्ट एक्टिव? ये आपको आंसर मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से। जो ऊपर एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जो ऊपर एलिमेंट होते हैं, जो ऊपर मेटल होते हैं, वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखना है, जो ऊपर वाले मेटल होते हैं वो नीचे वाले को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे होते हैं वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो निकेल जो है वो इसको रिप्लेस कर सकता है अपने लेड को, लेकिन जो सिल्वर है वो लेड को नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे है, और सिल्वर कॉपर को भी नहीं कर सकता। तो इसमें जो एक्टिव एलिमेंट है वो हमारे पास है निकेल। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 39, विच कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट? कौन सी जो है वो कॉम्बिनेशन प्रेसिपिटेट जो है वो प्रोड्यूस करेगी? तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ये वाला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयरन नाइट्रेट, ये हमारे पास फेरिक नाइट्रेट जो है ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये 39 क्वेश्चन नंबर में ये जो है वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, बाकी वाले प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इन डैश डिफ्यूजन करंट इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ स्कैनिंग पोटेंशियल डिफरेंस? तो ये जो है हमारे पास इसमें जो वोल्टामेट्री वोल्टामेट्री इन अ वोल्टामेट्री डिफ्यूजन करंट इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ स्कैनिंग पोटेंशियल डिफरेंस में हम वोल्टामेट्री ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 41 है, इसमें कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ऑफ द केमिकल स्पेशीज कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग EDTA एज राइट्रेंट। तो आपको बताए कि जो जीनान होता है, जो जीनान है वो नॉन रिएक्टिव है और नोबल गैस है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 42 है, एलिमेंट हैविंग ज़ीरो न्यूक्लियर स्पिन कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटरमाइनेड। तो आपको पता है कि जो ज़ीरो न्यूक्लियर स्पिन है उस वो वाले जो कंपाउंड हैं या एलिमेंट्स हैं वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो इनएक्टिव होते हैं। मतलब NMR एक्टिव स्पीशीज़ वो हैं जिसमें स्पिन हो, लेकिन ये जो है वो ज़ीरो स्पिन है, तो ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी नहीं करते, ये डिटरमाइन नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकागोन एसिड आर। जब ग्लूकोज, ये मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ग्लूकोज जब ग्लूकागोन में ग्लूकागोन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन में। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, रिमूव इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन कोई नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। और आपको सिंपल एक मतलब आपको ये भी नहीं पता हो कि ग्लूकोज और ग्लूकागोन में कन्वर्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अगर आपको नहीं पता हो तो भी आप ये करेक्ट कर सकते थे। कैसे? इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होते या डेसिमल में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन जो है वो होल नंबर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल नंबर में होते हैं। तो आप ये भी मतलब देखकर आप बता सकते हैं कि नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में होंगे। तो ये भी जिसको मतलब ये वेरी सिंपल है, ट्रिकी है, आप माइंड यूज़ करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। मैंने भी इसको ऐसे ही सॉल्व किया कि इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होंगे डेसिमल में, तो ये नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ये हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो नहीं है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45, प्योर वाटर कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। तो ये जो है हम सिंपल डिस्टिलेशन से जो है हम प्योर वाटर ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से।
तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस। What set of hybrid orbitals of the carbon is used by the each oxygen in forming carbonic acid? तो इसमें जो है वेरी सिंपल है। तो इसमें आप देखें कि कुछ इस तरह होता है कि सी होता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो ये डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 47, द कैटलिस्ट इन फ्राइड। तो इसमें जो कैटलिस्ट फ्राइडल क्राफ्ट में जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। वेरी सिंपल है, ये हम जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये जो है वो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है ये फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 50, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि द रेट एट विच हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है हमारे पास दिया गया है, इसमें जो रेट है इसमें 1.72 जो मोल है हाइड्रोजन के हैं। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेट, वो रेट क्या होगा जब नाइट्रोजन हम यूज़ करेंगे, एट विच नाइट्रोजन इज़ यूज, तो नाइट्रोजन किस पे जो है वो यूज होगी। ठीक है, तो वो रेट क्या होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ रफ पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा कि तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट निकालना है ना हमें। तो पहले तो आपको हाँ इक्वेशन हम लिख लेते हैं, यहाँ पे वहाँ पे लिखी हुई है लेकिन हम यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंड के लिए हम लिख लेते हैं C2, ये अमोनिया बनता है, सॉरी NH3। तो यहाँ पे 2 मोल बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, यहाँ 3 आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन -1/3, ये किसका है, हाइड्रोजन का है। 3 हाइड्रोजन का जो रेट है मतलब 3 जो है वो इसके मोल्स है। देन यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम t, और इज इक्वल टू -1 इसके नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल 1 है और इसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस और मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है कितनी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी 1 पॉइंट प्रॉब्लम में 1.72। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.57। तो नाइट्रोजन इस पे जो है वो यूज़ होगा। तो 0.57 हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन है। तो ये है 0.57, सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है 0.5। तो ये था आज का SPSC जो लेक्चर केमिस्ट्री का जो पेपर कंडक्ट हुआ था 24 अप्रैल को। उसकी पूरी डिस्कशन, बहुत ही टिपिकल पेपर है। आप अपनी फुल तैयारी करें, जो भी कॉन्सेप्ट हैं फिजिकल केमिस्ट्री से मोस्टली MCQs भी थे, तो आप बहुत फार्मूलाज वगैरह वो याद कर लें। ऐसी वीडियो के लिए हमारा जो है चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।